औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है मोहम्मद अली और आप देख रहे हैं प्रोग्राम दो टोक। नाजरीन, पाकिस्तान के मामलात कुछ लोग कह रहे हैं कि अच्छी सतह पर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जितनी मुश्किल बातें मुशीर ख़जाना अब्दुल हफीज़ शेख साहब की जानिब से की जा रही हैं वो बहुत सारे लोगों की अकल में आती ही नहीं होंगी, उनके सर पे से निकल जाती होंगी, क्योंकि उनको करंट अकाउंट डेफिसिट से कोई लेना देना नहीं है। उनको चाहिए कि मेरे घर में अगर बच्चा भूख से बिलख रहा है तो उसका दूध लेने के लिए मेरे पास वसाइल क्यों नहीं है। न्यू रियासत मदीना के अंदर लोग भूखे मर रहे हैं, जिस रियासत मदीना का तसव्वुर वजीर आजम इमरान अहमद खान नियाजी साहब की जानिब से दिया गया था, उसके अंदर बाकायदा खलीफा वक्त की ये जिम्मेदारी होती है, या खलीफा वक्त अपनी ये जिम्मेदारी समझता था कि वो रात को गश्त पे निकले और अगर कोई भूखा सो रहा हो तो उसकी जिम्मेदारी वो खुद की समझते थे और उसके बाद उनको रोटी दी जाती थी, उनको खाना दिया जाता था। लेकिन यहां पर रोटी और खाने की अगर बात कर ली जाए तो मेरे प्यारे मासूम कप्तान इमरान अहमद खान नियाजी साहब ने वाज़े तौर पर रोटी का इंतजाम किया है और जगह जगह लंगर खाने खोलने भी शुरू कर दिए हैं। मुत्तादिद इलाकों के अंदर इस वक्त लंगर खाने खुल चुके हैं, जहां पर इंतहाई मुरगन ग़िज़ाएं जो हैं वो गरीब आवाम को बिल्कुल बिलवास्ता दी जा रही हैं। लेकिन यहां पर मामलात जरा मुख्तलिफ हैं। यहां पर अवाम मुतालिबा कर रहे हैं कि पेट्रोल महंगा है तो उसको सस्ता कैसे किया जाए, आटे की कीमत में ज्यादा इजाफा हो गया है तो उसको कम कैसे किया जाए, दूध पीने वाले बच्चों के दूध के डब्बे अगर महंगे हो गए हैं तो उसको कम कैसे किया जाए। यहां पर अवाम सवाल कर रहे हैं कि कारखाने खोले जाएं बनिस्बत इसके कि लंगर खानों पर इस्तेफादा किया जाए और इस किस्म के बयानात दिए जाएं कि जब तक बेरोजगारी का मसला दरपेश है तब तक लंगर खानों से काम चला लिया जाए। बात हो जाए कुछ सिंध सरकार की तो आज वजीर इत्तलात सईद गनी साहब ने वाज़े तौर पर एक बयान दिया है कि सिंध धरती की जो बेटी इस वक्त अगवा हो चुकी है, जिसका नाम दुआ मंगी बताया जाता है, उसका अब तक कोई सुराग नहीं मिल सका। लेकिन सईद गनी साहब ने आज ही बयान दे दिया कि हमें शवाहिद मिल चुके हैं, हमें रास्ते मिल चुके हैं, लेकिन हम उनको मीडिया के सामने लाना ही नहीं चाहते। यहां पर गौर तलब बात यह है कि जिस केस के पीछे पूरी रियासत खड़ी हो, जिस केस के पीछे एक सूबे की पूरी हुकूमत खड़ी हो, जिस केस के पीछे एक शहर की 62 एजेंसीज खड़ी हो, उसके अंदर अब तक पेशरफ्त ना मिलना इंतहाई तशवीशनाक सूरत हाल है। लेकिन अगर मैं बात करूं मेरे शहर की, शहर कायद की, तो इस शहर के अंदर आज भी मायूसी के अंधेरे छाए हुए हैं। जहां इस शहर को रोशनियों का शहर कंसीडर किया जाता था, कहा जाता था कि सब सो जाते हैं, सारी दुनिया सो जाती है, लेकिन कराची वालों का दिन का आगाज ही रात 12 बजे से होता है। पूरी पूरी रात लोग रोशनियां लगाए बैठे होते हैं। इस शहर कायद की रोशनियों को अब भी किसी की नजर लग चुकी है कि इस शहर कायद के अंदर हम अपनी माओ बहनों को सड़कों पर नहीं निकाल सकते क्योंकि उनको अगवा कर लिया जाएगा। हम कोई कीमती चीज लेके इस घर से बाहर नहीं निकल सकते क्योंकि हमसे मोबाइल छीन लिया जाएगा, हमें नकदी से महरूम कर दिया जाएगा। हम बैंक के अंदर पैसे निकलवाने नहीं जा सकते कि अगर वहां से पैसे निकाल के हम निकलेंगे तो हमारे पीछे डकैत आ जाएंगे और लाखों रुपए से हमें महरूम कर दिया जाएगा। और अब तक 70 अफराद इन्हीं डकैती मज़ाहिमत के नतीजे में लुकमाए अजल बन चुके हैं, लेकिन किसी को कोई सरोकार ही कहां है। ये शहर, इस शहर के बासी चाहे डेंगू से मरे, एड्स से मरे, टिड्डी दल हमला कर दे या फिर कुत्तों के काटने से आवाम मर जाए, किसी को कोई सरोकार नहीं है। यहां महज कल तक अपनी सियासत चमकाने वाले लोग आज आके बयान देते हैं कि हमारी तो जिम्मेदारी नहीं है। जब जिम्मेदारी नहीं है तो फिर इस्तीफा दीजिए और घर में आराम कीजिए, कबल इसके कि कंकरियां बरसाने के लिए अबाबीले दिखाई देने लगे। लेकिन मामला वहीं पर आ जाते हैं कि इस वक्त भी नैब की जानिब से इंक्वायरी का आगाज किया गया है, लेकिन वाज़े तौर पर बदकिस्मती इस रियासत की यही है कि उन तीनों रहनुमाओं का ताल्लुक ऑपोजिशन जमातों से है। और अगर शौकत यूसुफजई साहब से बात कर ली जाए तो शौकत यूसुफजई साहब ने गुज़िश्ता रोज एक बयान दिया। उन्होंने वाज़े तौर पर कहा कि पीटीआई को निशाना ना बनाया जाए, एहतिसाब सबका होना चाहिए। लेकिन शौकत यूसुफजई साहब से यहां सवाल यह बनता है कि यूसुफजई साहब, आप या तो अखबार नहीं पढ़ते या आपने टीवी देखना ही छोड़ दिया है। कप्तान को तो कम से कम टीवी देख के कुछ खबरों का पता लग जाता है, आपको तो शायद टीवी देख के भी किसी चीज का पता नहीं लगता, क्योंकि शौकत यूसुफजई साहब कह रहे हैं कि पीटीआई को टारगेट किया जा रहा है। लेकिन
लेकिन अब तक सिवाय अलीम खान साहब के किसी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा को नैब ने गिरफ्तार नहीं किया है। किसी पर मालम जब्बा केस है, किसी के ऊपर स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री के अंदर खुर्द बुर्द का केस है, किसी के ऊपर हेलीकॉप्टर केस मौजूद है। और अगर पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पूरी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पूरी मुस्लिम लीग नून को एक सांचे में देखा जाए तो ये फॉरेन फंडिंग का केस भी तीनों जमातों के ऊपर खुल चुका है, जिस पर वफाकी वजीर रेलवे शेख रशीद साहब ने कहा कि मुझे पूरी उम्मीद है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सुरखरू होकर निकल जाएगी। फंसने वाली जमातों का नाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून है। लेकिन वाज़ेह तौर पर अब तक जो मामला देखने में आ रहे हैं, नैब के रडार पर होने के बावजूद भी ऑपोजिशन जमातें एक पेज पर दिखाई नहीं देती। मौलाना के साथ कंटेनर पर सब खड़े होते हैं, लेकिन जब मामला तय हो जाते हैं तो एक एक करके कंटेनर से राह फरार इख्तियार कर लिया जाता है। असेंबली सेशंस के अंदर कानून साजी के बजाय सिर्फ एक दूसरे पर पप्पू फुप्पी और इस किस्म की अलकाबात जो है वो एक दूसरे को कसे जाते हैं, जिसकी वजह से असेंबली का माहौल भी खराब हो रहा है। लेकिन यहां सिंध सरकार से यह सवाल जरूर बनता है कि जनाबे वाला मुसलसल ये जो सिंध असेंबली के इजलास हो रहे हैं, जो 8-8 घंटे तक एमपीएस बैठे रहते हैं, जो लाखों करोड़ों रुपया इन इजलास के मुनक्किद होने से खर्च हो रहा है, वो किसकी जेब से निकाला जा रहा है? वो मेरी और आपकी जेब से निकाला जा रहा है, क्योंकि हम इस कलम तक पे टैक्स देते हैं और अगर हम टैक्स दे रहे हैं तो उसकी टैक्स के पैसे से असेंबली का इजलास हो रहा है। और असेंबली के इजलास में अगर कोई कानून साजी नहीं हो सकती, महज एक दूसरे को निशाना बनाया जाता रहेगा, तनकीद की जाती रहेगी, तो यह मुल्क वहीं टिका रहेगा। किसी कानून साजी की उम्मीद इन पार्लियामेंट से नहीं करनी चाहिए। इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं इरफानुल्लाह नियाजी साहब। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक है, बहुत शुक्रिया नियाजी साहब, आपने अपना कीमती वक्त इनायत किया। उनके साथ तशरीफ रखते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक है अदील फारूकी एडवोकेट साहब। बहुत शुक्रिया अदील भाई, आपने भी अपना कीमती वक्त इनायत किया। नियाजी साहब, गुफ्तगू का आगाज मैं आपसे करूंगा। जनाबे वाला, इतनी मुश्किल बातें आपके हफीजुल्लाह ये शेख साहब जो कर रहे हैं, हफीज शेख साहब, वो इतनी मुश्किल बातें कर रहे हैं जो कि एक आम या मिडिल क्लास बंदे के समझ में भी नहीं आती होंगी कि वो करंट अकाउंट डेफिसिट की बात कर रहे हैं, वो इसको 10% उसको 20% बनाने की बात कर रहे हैं। लेकिन यहां पर महंगाई जूं की तूं बरकरार है, मैं देखूं तो किसकी जानिब देखूं? बहुत शुक्रिया मोहम्मद अली भाई आपका। इसमें हफीज शेख का जो मसला है कि वो एक ठीक है बातें तो इस तरह अपने हिसाब से कर रहे हैं, लेकिन आम लोगों को फायदा पहुंचना अब मेरे हिसाब से शुरू हो जाएगा। अच्छा। जिस तरह हमने 15 महीने गुजारे मुश्किलात में, आप देखें आज हम जहाँ खड़े हुए हैं, हमारा सोने की प्राइस तकरीबन 3,000 रुपए तोला नीचे आ चुकी। अच्छा। स्टॉक एक्सचेंज, हम जहाँ से जब हमें गवर्नमेंट मिली 42,000 रुपए थी, अब 40,000 अबूर कर चुके हैं, हम उसके करीब पहुंच चुके हैं। इसके बाद पेट्रोल डीजल की कीमतें नीचे आना शुरू हो चुकी हैं। तो ये मामलात ऐसे हैं कि सरमायादारों का अब जाके कितनी कीमतें कम हुई हैं सर? 25 पैसे 25 कम होना शुरू हो गए। डीजल पे आप 25 पैसे ये आवाम की उम्मीदों से मजाक है, आवाम की उम्मीदों की तौहीन है। डीजल के ऊपर 3.25 रुपए कम हुए। अच्छा। आप हमारी देखें, डीजल जितना नीचे आएगा उतनी चीजों की महंगाई कम होगी। एक तो डीजल महंगा है, उसकी वजह से भी बहुत सी चीजों पे महंगाई असरअंदाज करती है। ठीक है। तो 3.25 रुपए डीजल कम हुआ। इसी तरह सरमायादारों का अब जाके इमरान खान के ऊपर एतमाद बहाल हो रहा है। हमारे मुल्क में कारखाने लगने शुरू हो गए। अच्छा, चलने तो शुरू नहीं हुए, कारखाने लगने शुरू हो गए। अच्छा, लंगर खाने भी लगना शुरू हो गए। लंगर खाने लग रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह लोगों को बाइज्जत खाना मिल रहा है ना। बाइज्जत लंगर खाने के अंदर बाइज्जत खाना मिल रहा है लंगर खाने में। अच्छा, इज्जत वाला खाना मिल रहा है। अच्छा अच्छा। इमरान खान ने खुद बैठ के वही खाना खुद भी खाया उन्होंने। अच्छा, ठीक है। तो इसी तरह जो मैं आपको कह रहा हूँ कि कारखाने लगनों की आज़म तो तब मानू ना जब वो मुसलसल बनी गाला से निकलकर लंगर खाने में खाना खाएं। वो जाते रहते। अच्छा। मतलब मुसलसल तो नहीं, अस्पतालों के दौरा करते हैं जहां उनको मौका मिलता है। लेकिन आपको पता है जो अपोजिशन का गठजोड़ है, अच्छा, जो मतलब अपनी बारी के इंतजार में है, लेकिन इनकी इंशाल्लाह बारियां आनी नहीं है और ख्वाबों में है। अच्छा। कि शायद ये गवर्नमेंट आज खत्म कर देंगे, कल गिरा देंगे और हमें मौका मिल जाएगा। ये चीज होनी ही नहीं है। अच्छा। तो उनसे अंदरूनी लोगों से लड़ाई झगड़े, बैरूनी लोगों से लड़ाई झगड़े, मतलब जाके कोई सुख का सांस तो लेने दें। अच्छा। 15 महीने हो गए। जहां तक कारखानों की बात है, हमारे मुल्क में टायर इंडस्ट्रीज के इन्होंने एग्रीमेंट हो चुके हैं। टायर इंडस्ट्रीज हमारे मुल्क में टायर बनेंगे इंशाल्लाह। अच्छा। आप मार्बल इंडस्ट्रीज मुल्तान में लग चुकी है, जो कि हम चाइना से इंपोर्ट करते थे, वही मार्बल अब मुल्तान में बनना शुरू हो चुका है, शायद आपको नहीं पता। अच्छा। इसी तरह फूड इंडस्ट्रीज, यानी कि जो चीज और मक्खन वगैरह जो इंपोर्ट हमने बंद की,
उससे कितना फायदा होगा कि लोकली लोग प्रोड्यूस करने लग गए इस चीज को। अच्छा, अभी आपने एक बात की कि ऑपोजिशन को इस वक्त ये टेंशन खाई जा रही है कि वो हुकूमत गिरा देंगे। सर जी, जो आपके वुज़रा के बयानात हैं, चाहे फवाद चौधरी साहब को देख लें, चाहे फिरदौस आशिक अवान साहिबा को देख लें, हमाद अजहर साहब को देख लें या हफीज शेख साहब को देख लें, माजरत के साथ आपको तो दुश्मनों की जरूरत ही नहीं है। देखिए, बयान उनके जाती बयान होते हैं, जो भी वो दे रहे होते हैं, जाती बयान मीडिया में अपनी जाती हैसियत में अगर कुछ कह देते हैं, लेकिन पॉलिसी तो वही चल रही है ना जो कप्तान चला रहा है। अच्छा, अगर मतलब उनका मतलब इसमें इतना सर जी कौन सी पॉलिसी है? अगर केबल खराब हो गया तो उनको पता ही नहीं लगेगा डॉलर कहां से कहां पहुंच गया। डॉलर तो वापस रुक चुका है, अपनी जगह पे आके रुक गया, 155 रुपए पे आके, और इंटरनल और बैंक के जो उसमें फर्क है वो खत्म हो चुका है। अच्छा, तो हर चीज आस्ते आस्ते होगी ना। 15 महीने हुए, आप क्या कहते हैं कि इंसान एक अपना घर 1-2 साल में सही नहीं कर सकता, 15 महीने में कहते हैं पूरा मुल्क ठीक कर दो। किस तरह बिगड़ा हुआ मुल्क दिया गया, किस तरह कर्जों में झगड़ा हुआ, क्या हालात थे। अब जाके इंशाल्लाह ताला हमारा मुल्क जो है, पहले रेंगना शुरू किया, वो पैरों पे चलना उसने शुरू कर दिया। अच्छा, और मैं समझता हूँ कि अभी 3.5 साल बाकी हैं। इन 3.5 साल में इंशाल्लाह ताला ये पाकिस्तान का बच्चा सुरखरू होगा और एक ही नाम ले रहा होगा, इमरान खान। अच्छा, चले ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं। वैसे तो आदिल फारूकी एडवोकेट साहब, गुफ्तगू का आगाज अब आपसे भी किया जाएगा। जनाबे वाला, अगर मैं सिंध की बात कर लूं, चले ठीक है, पाकिस्तान में तो हालात कुछ लोग कहते हैं सही है, कुछ लोग कहते हैं सही नहीं है। अगर मैं सिंध की बात कर लूं जनाबे वाला, तो असेंबली के इजलास के ऊपर लाखों करोड़ रुपया खर्च किया जा रहा है। मुझे कोई एक आउटपुट दिखा दें जो इस वक्त सिंध असेंबली के अंदर महज एक दूसरे पर इल्जामात और एक दूसरे पर गाली गलोच के अलावा मिलाओ आवाम को कि हाँ जी ये कानून साजी इस मैटर पे की गई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं पहले इनकी बात को जरा रिस्पॉन्ड कर दूं। जी जी भाई। अच्छा भाई, इस तरह वो नक्शा पेश कर रहे हैं ना, जैसे इमरान खान साहब को वज़ीर आला पंजाब की परफॉर्मेंस की तारीफें कर रहे थे। पता नहीं उन्होंने कौन सी सलमानी चश्मा पहना हुआ है। अच्छा, जो आवाम को नजर नहीं आ रही। इनकी जो बेहतरी है, मैं समझता हूँ ये जो सारी बातें कर रहे हैं ना, इनकी मैशी टीम, आप देख रहे हैं मैशत की बात कर रहे हैं जी, बहुत बेहतर हो गई है, मूडीज की रिपोर्ट का हवाला देते हैं। मैं इनसे ये सवाल करता हूँ कि आम आदमी को उसके सम्राट कब मिलेंगे? आप मुझे बताएं ना। आपने खुद जैसे जिक्र किया कि दूध की कीमतें देखें, सब्जियों की कीमतें देखें, दालें देखें, फिर उन्होंने कहा जी 2 साल में बंदा मुल्क नहीं ठीक कर सकता। भाई, हमने तो नहीं कहा था आप 90 दिन का टाइम दें, 100 दिन का प्लान दें। ये सारी बातें आपने की थी, ख्वाब तो आपने बेचे थे ना। अच्छा, आज आप बात कर रहे हैं कि जी मुल्क रेंगना शुरू हो गया। मैं कहता हूं कि जीडीपी 7 से 6.5 से 3 पे कौन लेकर आया? आप मुझे ये बताएं, इस मुल्क का डॉलर जब आप आए थे कितने का था? आज आप अभी ने कहा जी डॉलर स्टेबल हो गया, आज कितने का है? बात यह है कहने की कि आवाम के साथ सच बोलें, आवाम को बताएं कि 1.25 साल के अंदर आप कुछ डिलीवर नहीं कर सके। आपने इस मुल्क के अदारों के साथ जो मजाक किया, उनको मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की। अच्छा। आपने इस मुल्क को बिल्कुल, मैं समझता हूँ, मैं अक्सर ये बात करता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जितना नुकसान पहुंचाया है, इन अनाड़ियों ने, जिनके बारे में हम पहले कह रहे थे कि ये सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर और उसकी जो कैबिनेट है, देखे ना, अभी इन्होंने 11 सालों की भी कुछ बात कर लेना सर, वो करेंगे आप सही सरकार, बिल्कुल आप करेंगे। आपने बात की, सुन ले, देखिए मैं आपकी बात में नहीं बोला जी, 11 साल की बात न्याजी साहब, मैं आपकी बात में नहीं बोला, आप शाइस्तगी से मुझे भी सुने। बात ये, अब आपने सवाल किया कि जी सिंध असेंबली में क्या हुआ। मैं इनको चैलेंज करता हूँ, ये लाएं सेनेट और कौमी असेंबली में कितने बिल इन्होंने पास किए हैं, क्या लेजिस्लेशन की है। मैं आपको सिंध असेंबली का भी बता देता हूं। मैंने नहीं किया, तो मैंने इसलिए नहीं किया क्योंकि उसने भी नहीं किया था। सर जी क्या बात, मैं ये बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ आप परफॉर्मेंस को, आवाम को सच बात बताएं। अच्छा, कंपेयर करें जितना सिंध असेंबली में बिल पास हुए अवामी मफाद में, या जितना काम सिंध असेंबली में हो रहा है या सिंध गवर्नमेंट कर रही है, बाकी किसी सूबे में। आप मेरे साथ बात करें, सिंध की बात कर रहे हैं सर, ये मरीख में इसी सिंध की बात कर रहा हूँ जिसमें आप और मैं बैठे हुए हैं। अच्छा, आप अगर जरा एक न्यूट्रल चश्मा लगा के देखेंगे तो आपको मसाइल के अंबार लगे हुए हैं। कुत्ते काटने की दवाई हम ये बात नहीं कह रहे मसाइल नहीं है, मसाइल हैं जरूर, लेकिन एक महदूद मसाइल के अंदर रहते हुए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बाकी सारे सूबों से बेहतर डिलीवर कर रही है। अच्छा, मतलब 1.5 साल का आप लोगों को रिकॉर्ड चाहिए कि हुकूमत ने क्या किया। देखे ना सर जी 11 साल में तो जनाबे वाला आज सिवाय वो सदर का एग्जीक्यूटिव कुत्ते जो है वो मुंह उठाते घूम रहे हैं, ठीक है ना, जबकि जो कुत्ते जिनको काट लेते हैं वो मुंह छुपा के इलाज कराते फिर रहे हैं। ये तो हालत कर दी है सर आप लोगों ने। मेरी आप बात सुने जी, इक्का दुक्का वाकया आप उसको नजीर बना के ये नहीं कह सकते। मैं कह रहा हूँ बहैसियत मजमूई आप देखें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कारकर्दगी अल्हम्दुलिल्लाह सारे सूबों से और इनके वफाक से बेहतर है। अच्छा, ये जो नारे, देखे ना, मेरी बात सुने, जब
जब आप इनसे परफॉर्मेंस का सवाल करते हैं तो ये बोलते हैं पीपल्स पार्टी चोर है, ये कहते हैं नून लीग चोर है। भाई आप 1.25 साल में बताओ ना, आपने जो मुल्क के साथ किया मजाक, आपकी क्या परफॉर्मेंस रही है? आप मुझे बताओ ना, आप नैब की बातें करते हो कि जी पीपल्स पार्टी के फला या अपोजिशन रहनुमाओं फला के खिलाफ रेफरेंस है या केसेस हैं। मुझे आप बताएं, आपकी गवर्नमेंट में बैठे हुए लोग, खुसरो बख्तियार के खिलाफ कार्रवाई कौन करेगा? सीएम केपीके के खिलाफ कार्रवाई कौन करेगा? सरवर खान के खिलाफ कार्रवाई कौन करेगा? परवेज खटक के खिलाफ कार्रवाई कौन करेगा? आप लोगों को क्यों, अवाम को जो है वो झूठ बोल कर केसेस से परेशान तो नहीं है ना हम? नहीं, बिल्कुल परेशान नहीं। लेकिन फिर भी ये जो केसेस बने हैं, ये मियां साहब ने आप पे बनाए हैं, आपने मियां साहब पे बनाए हैं, उठा के बल्कि आपने मौजूदा हुकूमत पे डाल दिया। मेरी अर्ज सुने, हम ये कह रहे हैं कि ये जो एक नारा लगाते हैं ना, मुल्क में एक कानून होना चाहिए, अमीर के लिए और गरीब के लिए 2 अलग कानून नहीं होने चाहिए, एक ही कानून होना चाहिए। हम ये कहते हैं कि अगर अकाउंटेबिलिटी आप करते हो, हमें तो कोई एतराज नहीं, हम तो अदालतों को फेस कर रहे हैं। सही है, हमें तो कोई फ्रस्ट्रेशन नहीं है। ठीक है। एनआरओ की ये बातें खुद मीडिया में कहते हैं कि जी हम इनको एनआरओ नहीं देंगे। भाई आपसे एनआरओ मांग कौन रहा है? अच्छा। हम ये कह रहे हैं कि अगर आप एक एहतसाब का नारा लगाते हैं तो आप अपने लोगों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करते? आपने उनको कैबिनेट में बिठा के रखा हुआ है, बाकी और आपकी पार्टी में इतने बड़े बड़े हुकूमत का काम थोड़ी है, वो तो इदारों का काम है ना। और इदारे के सरबराह ये बयान दे चुके हैं कि अब हुकूमत पे भी ये हवा चलेगी एहतसाब की। मैं उनके बयान पे नहीं कर रहा। पिछले 1.25 साल में जो नैब और इनका गठजोड़ है वो आपके सामने सर जी, गठजोड़ में भी 73 अरब रुपया रिकवर कर लिया इसी नैब ने। देखिए मेरी बात सुनो ना, मैं तो कहता हूँ आप मुझे कोई एक पीपल्स पार्टी का रहनुमा बता दें जिसको इन्होंने उसको कन्विक्शन हुई हो। चलो, आपने डॉक्टर आसिम पे कितने अरब का केस बनाया, शर्जील मेमन पे, आगा सराज दुरानी पे, सर ये किस दौर में बने? नून लीग के दौर में बने, पिछले दौर हुकूमत में बने, शर्जील मेमन पे भी, आसिम हुसैन पे भी। आप रिकवरी की बात कर रहे हैं ना, मैं कह रहा हूं उनसे कितना पैसा आपने रिकवर किया, आप मुझे बताओ। आपने कितने पैसा? आप कह रहे थे कि सारे एमपीएस धरना देके बैठ जाते। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। जब आप चादर और चारदीवारी का एक तकद्दस है उसको पामाल करोगे, इलेक्टेड लोगों की इज्जत नहीं करोगे तो उस पे एहतजाज होता है। हम इस पे एहतजाज नहीं कर रहे कि कोई कानून के तहत कार्रवाई करता है। हमें तो पीपल्स पार्टी को तो आपने बहुत एहतसाब का निशाना बना के देख लिया। मैं कह रहा हूं आपने रिकवरी क्या की? आप मुझे आवाम को बताएं ना। 1.25 साल से जब आपसे परफॉर्मेंस का क्वेश्चन होता है तो आप अपोजिशन के पीछे लगाते थे लोगों को, ट्रक की बत्ती के पीछे के जी उन्होंने काम नहीं किया था, हम भी काम नहीं करेंगे। चले ठीक है, ब्रेक के लिए मुझे कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद हुकूमती जमात के रहनुमा से यह सवाल पूछा जाएगा कि ट्रक की बत्ती के पीछे आवाम कब तक दौड़ते रहे, या तो ट्रक की बत्ती बंद हो जाए या फिर आवाम की टांगे टूट जाएं। एक ब्रेक के बाद प्रोग्राम को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और पाक सरजमीन पार्टी के रहनुमा हुमायूं उस्मान साहब हमें टेलीफोन कॉल पर ज्वाइन कर चुके हैं। हुमायूं उस्मान साहब, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त इनायत किया। जनाबे वाला बताइएगा, दावे और वादे सियासतदानों का वतीरा अब करार दे दिए गए हैं। पहले इमरान खान साहब थे, इसी हवाले से बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी थे, फारूक सत्तार साहब भी थे, खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब भी थे और मुस्तफ़ा कमाल साहब भी थे। लेकिन मामलात अभी भी वहीं के वहीं हैं, लेकिन इस पर कानून साजी नहीं हो सकी कि अगर जो दावे या वादे अवाम से किए जाते हैं वो पूरे नहीं किए जाएं तो 62 और 63 आयत कर दी जाए। अवाम काफी नाउमीद है, क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अली भाई, आपको पहले तो सलाम और बाकी दोस्तों को मेरा सलाम। अली भाई, बेसिकली आपने जो बात की है ना, तो वो उसके लिए सबसे ज्यादा जो पहली चीज है वो किरदार का होना लाजमी है। तो मैं तो ये समझता हूँ कि जिस तरह आपने मेरे चेयरमैन मुस्तफा कमाल भाई का भी नाम लिया, तो कराची के अंदर अगर 50 साल की हम तारीख उठाकर देख लें तो 50 साल की तारीख में अगर कोई काम हुए हैं तो वो मुस्तफा कमाल भाई के टाइम में हुए हैं। अच्छा। तो पहले तो हमें ये पहचान करनी होगी किरदार क्या है। देखें, आम आदमी, आपने बड़ी अच्छी बात की कि जी दावे कर रहे हैं और ये कर रहे हैं। पहले पीटीआई की हुकूमत आने से पहले मैं समझता हूँ कि 65% या 70% लोग बेचारे वो लोग थे जो 80% पे पहुंच गए हैं कि जिन्हें इससे कोई सरोकार नहीं है कि इस मुल्क का सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस कौन है, उसे उनको इससे कोई सरोकार नहीं है कि इस मुल्क का जो आर्मी चीफ है वो कौन है, उनमें इससे कोई सरोकार नहीं है इस मुल्क का प्राइम मिनिस्टर कौन है, अपोजिशन लीडर कौन है। उन्हें देखें, बेसिक चीज जो उनकी नीड्स हैं वो है पीने का साफ पानी, खाने की 2 वक्त की रोटी, फिर उसके बाद आप ले लें कि उनकी
जो स्कूलों में बेहतरीन तालीम, जो सरकारी स्कूलों में, फिर उसके बाद आप ले लें कि अस्पतालों के अंदर बेहतरीन दवाई, तो आम जो 60 से 70-80% तक अब जो आबादी पहुंच गई है, ये तमाम चीजें उनको नहीं मिल रही ग्रास रूट लेवल पर। लेकिन जब तक हकीकी तौर पर मैं समझता हूं कि जिस तरह मेरे वजीर आजम इमरान खान साहब जब इलेक्ट होकर आए और उन्होंने वादा किया इस कौम से कि ये प्राइम मिनिस्टर हाउस पर जल्द यूनिवर्सिटी बन जाएगा, गवर्नर हाउस लाइब्रेरीज बन जाएंगी, ये देखिए सारी चीजें एक्सपोज हो रही है ना। आप वो पहले वो दौर, आज से 30-40 साल पहले जब मीडिया आजाद नहीं था, 20-30 साल पहले, तब और दौर था, और आज तो एक्सपोज कर देता है मीडिया। अभी 16 महीने उनकी हुकूमत को नहीं आए हुए और उनकी सारे वादे आपने एक्सपोज कर दिए इस मीडिया ने और अवाम के सामने लाकर रख दिए। मेरी नजर में अब अवाम को किरदार वाले लोगों को आगे लाना पड़ेगा। जब तक किरदार वाले लोग आगे नहीं आएंगे, इस मुल्क में आम आदमी के लिए बेहतरी नहीं आ सकती। आपके सामने एक एनआरओ हो चुका है। मैंने आपके साहब मामलात फिर वहीं आ जाएंगे कि अगर दावों और वादों पर इंप्लीमेंट होना होता तो इस वक्त मुस्तफा कमाल साहब सिंध के वजीर आला होते। दावा तो उन्होंने भी कुछ ऐसे ही किया था। क्या कहा आपने अली भाई? मैं कह रहा हूं सर कि अगर दावों और वादों पर इंप्लीमेंट होना होता तो इस वक्त मुस्तफा कमाल साहब सिंध के वजीर आला होते, क्योंकि उन्होंने बात यही की थी, दावा यही किया था। बिल्कुल किया था। और जब भी कोई जमात सियासत में जाती है तो दावे करती है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त पूरी कौम के सामने जो लोग जीत कर भी आए हैं, अल्लाह का शुक्र है हम उनका पार्ट नहीं है। आपके सामने आम बंदा उनको रोड पर खड़े होकर जो इस वक्त हुकूमत में है उनको कोई अच्छे अल्फाज से याद नहीं कर रहा ना। आपके सामने हुकूमत की कारकर्दगी से एक आम इंसान मुतमिन नहीं है। और फिर इसी आपके इलेक्शन में हम पाँव के अंगूठों के वोट में कर रहे हैं। इसी इलेक्शन के अंदर बहुत सारी दीगर बात जो बेज़ाब्तगियां हुई हैं वो इस मीडिया की आग के थ्रू कौम के सामने आ चुकी है। मैं तो ये समझता हूँ कि कौम को जब अल्लाह ताला सही शौर और अकल दे देगा तो किरदार वाले लोग ऊपर आ जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह किरदार वाले लोग इस वक्त जो रियल लीडरशिप है वो सैयद मुस्तफा कमाल भाई की सूरत में है और अवाम के पास वो ऑप्शन मौजूद है। और इंशाअल्लाह ताला आने वाले वक्त में आपकी, अगर मैं समझता हूँ बायोमेट्रिक इलेक्शन करवा दिए जाए तो सीएम नहीं पीए प्राइम मिनिस्टर तो इस पूरे मुल्क के मुस्तफा कमाल भाई होंगे इंशाअल्लाह ताला। अच्छा, आप हमारे साथ लाइन पर ही मौजूद रहिएगा हुमायूं भाई। एक बार फिर इरफानुल्लाह नियाजी साहब जरा क्लियर कर दें जनाबे वाला, इस वक्त वजीरों के बयानात को चलें ठीक है एक तरफ रख देते हैं, लेकिन बयानात आ रहे हैं वो अच्छी खबरों में नहीं आ रहे। 400 आप लोग महकमे बंद करने की बात कर रहे हैं। हफीज शेख साहब जो है वाज़े तौर पर इस तरह के बयानात वो भी दे चुके हैं कि जी हम नौकरियां नहीं दे सकते। दूसरी बात ये जनाबे वाला कि अभी फयाजुल हसन चौहान साहब ने एक बयान दिया है कि बिलावल भुट्टो जो है वो संजीदगी इख्तियार करें। जनाबे वाला जो वजीर खुद हेड विकेट हो रहा हो, अपने ही बयान की वजह से अपनी सीट गंवा रहा हो, उसको इस किस्म का बयान देना जेब देता है कि वो किसी एक दूसरे लीडर के ऊपर तनकीद करे कि यार आप जरा मेच्योर हो जाएं प्लीज। वो तो जो फयाजुल हसन का बयान है बिलावल भुट्टो के लिए, तो बिलावल भुट्टो तो वाकई संजीदगी वाली जो बातें नहीं करते ना, उनको तो पता ही नहीं है हमने करना क्या है। अच्छा, कभी तो मौलाना साहब के साथ चल पड़ते हैं, अच्छा, कभी शहबाज शरीफ के साथ चल पड़ते हैं, कभी कैसी कैसी बातें करना शुरू कर जाते हैं, कभी कहते हैं 1 तारीख को गवर्नमेंट इमरान खान नहीं रहेगा। अच्छा, मैं आपको क्लियर कहता हूँ इनकी ये भी चीखें थोड़ी हैं, इनकी इतनी अभी और आगे चीखें निकलेगी। सर जी 1 करोड़ नौकरियों का वादा आप लोगों ने किया था, महज 49 लोग जिनको विजारतें मिली हैं, बाकी सबसे तो नौकरियां आप लोगों ने छीन ली सर। वादे वफा होंगे इंशाल्लाह ताला। अच्छा, आपको पता है देखिए स्टॉक ऊपर जा रही है, ये बेरोजगारी जो है खत्म होगी। एदाद शुमार को अगर देखा जाए तो उसमें स्टॉक मार्केट का कोई किरदार नहीं है, लेकिन एक चीज ऊपर जाना शुरू हो चुकी है, सनतकारों का और कारोबारी हजरात का एतमाद बहाल होना शुरू हो चुका है। सर जी फिर भी धरना दे के बैठे हुए कि आप शब्बर जैदी साहब को हटा दें प्लीज। शब्बर जैदी साहब को धरना देने वाले देते ना। अच्छा, इसमें इससे क्या ताजिर हो सनतकार हो धरना देते हैं, कोई धरना दे लेकिन शब्बर ज़्यादा जिस तरह हमारे मतलब आपको पता है इस दफा जो ये इनकम टैक्स का इजाफा हुआ है, जी जी, लोगों का एतमाद बहाल हुआ ना। अच्छा, कि लोग इनकम टैक्स देना शुरू हो गए। सर जी सरकारी महकमों में जो एहतजाज हो रहे हैं तो सरकारी टीवी चैनल के मुलाजिमीन आज सरापा एहतजाज, सरकारी उनकी नौकरी उनकी जो तनख्वाहें बढ़ाई जा रही हैं तो उसके हिसाब से टैक्स भी तो कटेगा। अच्छा, उनको इस टैक्स नेट पे लाया जा रहा है जो कि पहले जो अदवार पहले गवर्नमेंट चलती रही है, ठीक है, कि जो खाओ और लूटो। अच्छा, हम भी लूट रहे हैं आप भी लूटो। अच्छा, तो वो सिस्टम अब चलेगा नहीं। ठीक है, और ऐसे ऐसे अभी आगे आप देखेंगे ऐसे ऐसे मासूम चेहरों पे केस बनेंगे कि आप उनसे क्या कुछ निकलेगा। मासूम चेहरे बना के बैठे। सहाफियों में सबसे बड़े हामी थे
थे इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनका हालिया बयान आप उठा के पढ़ लें, वो कहते हैं 20 अरब इससे आ गए, 30 अरब उससे आ गए, 50 अरब इससे आ गए, फिर वो जानवर का नाम मैं ले नहीं सकता, उन्होंने कहा फिर कौन सा कुत्ता थाली चाट गया, ये भी बता दें आप फिर मुझे। नहीं मतलब हालात उनके सामने है, अच्छा आपके सामने हालात, हर चीज बढ़ती जा रही है। देखिए डॉलर पहले अनस्टेबल था, एक स्टेबल होकर डॉलर नीचे आना शुरू हो गया है, आपका डीजल पेट्रोल नीचे आना शुरू हो गया है, आपके स्टॉक ऊपर, ये साइन तो है, और क्या आपको साइन दिखाए जाए। अच्छा मामला देखिए इस बार, देखिए मेरी बात सुने, अवाम बादशाह रहे और उनको पता है कि हमें इस मुल्क को आगे ले जाने वाला एक वाहिद बंदा है इस मुल्क में, इमरान खान। अच्छा वरना अवाम रोडों पे ना जाती, वरना अवाम रोडों पे ना जाती, यही अवाम दूसरी गवर्नमेंटों के खिलाफ रोडों पे आई। किसके लिए आई सर? किसके लिए आई? उनके खिलाफ आई। सर जी आप बताएं, ताजिर भी धरना दे के बैठे हुए, मीडिया वाले भी धरना दे के बैठे हुए। ताजिरों का जो इशू है वो शनाख्ती कार्ड वाला है, 50,000 से। और मीडिया का क्या इशू है सर? मीडिया का कोई इशू नहीं है, मीडिया का कोई इशू ही नहीं है। मीडिया देखिए, मीडिया क्या इशू है? अच्छा मीडिया कह रहे हैं जी हमारी तनख्वाहें बंद हो गई जी, हमारे प्रॉब्लम्स हमें अगर आपको इश्तिहारात जो मिल रहे थे जी जी, आप उस पर टैक्स तो देना। अच्छा, या आपको जो लाखों में सैलरीज मिल रही थी आप उसके टैक्स दें। अच्छा, टैक्स रेट पे आते जाए तो किसी को क्या प्रॉब्लम है, भले आप लाखों कमाएं, जितना मर्जी। ये पता है आपको बनी गाला को कितने रुपए में रेगुलाइज किया गया है? भाई जितने बनी गाला की जब बनी गाला की जी, मुझ जैसा एक व्हाइट कॉलर आदमी बनी गाला की जमीन जब खरीदी गई जी, उस वक्त उसकी वहां की वैल्यू ही नहीं थी ना, वैल्यू नहीं थी, खरीद ली, कब्जा करके बैठे। नहीं वैल्यू उस हिसाब से उसका टैक्स दिया गया ना। अच्छा, जिस वक्त उसकी जितनी वैल्यू थी, वैल्यू के हिसाब से टैक्स दिया जाता है। सर जी पहले तो अगर उन्होंने वहां पे जाके मकान बनाया तो उन्होंने पहले ही आर्टिकल 22 और 23 की खिलाफ वर्जी कर दी। कैसे 22 और 23 की खिलाफ वर्जी इस तरह कर दी सर जी के हर शहरी को जायदाद खरीदने, कब्जे में रखने और बेचने का इख्तियार होगा। मफाद आमा के तहत किसी भी शहरी को उसकी जायदाद से बेदखल नहीं किया जा सकता। रियासत की जगह थी, उस पे आके कैसे बैठ गए इमरान खान साहब और आप रेगुलाइज भी करा लिया। इमरान खान बैठ गए, इमरान खान ने बिल्कुल खरीदी उसको, उसके मतलब सारे डॉक्यूमेंट्स कोर्ट में जमा है, जब वो केस जब इलेक्शन लड़े थे सारा कुछ जमा कराया उन्होंने। अच्छा, हर चीज डिक्लेयर्ड है। सही, तो फिर क्या इसमें इशू है? फॉरेन फंडिंग केस क्यों आ रहा है बीच में? बार-बार हर कोई कह रहा है इंडिया से फंडिंग आई है, बर्तानिया से भी आई है, सऊदी से भी आई है, सारा कुछ इलेक्शन कमीशन में जमा हुआ है। अच्छा, लेकिन फिर भी इंक्वायरी चल रही है उसके ऊपर, और आपके बानी अरकान जो है ना वो भी आपके खिलाफ उठ के खड़े बानी अरकान तो बस वो बेचारे को कुछ मिला नहीं तो वो अब क्या करे, वो उससे तो होना कुछ भी नहीं है, हर चीज डिक्लेयर्ड है। एक एक चीज बनाई गई है, एक एक चीज इलेक्शन कमीशन में है, जो फैसला आएगा हमें मंजूर होगा इंशाल्लाह। चले ठीक है। इस वक्त अदील फारूकी साहब, जरा आप भी एक कानूनदान है सर, जरा ये भी क्लियर कर दें जनाबे वाला कि शेख रशीद साहब बयान देते हैं कि अगर फॉरेन फंडिंग केस खुलता है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सुरखरू होकर निकल जाएगी, आप फंसेंगे, नून लीग वाले फंसेंगे। आप लोगों ने कहां से फंडिंग ली है सर, ये भी जरा क्लियर कर दीजिएगा। पॉलिसीज तो कुछ इसी टाइप की दिखती हैं। बात ये है कि मेरी बात, मेरे भाई ने एक पहले बात की, मैं सारी उसको कनेक्ट करूंगा। बिलावल भुट्टो साहब संजीदा नहीं है जी। संजीदा कौन है? फयाजुल हसन चौहान। अच्छा। मैं इस पे क्या इनकी सियासत को करूं कि पिछले 5 सालों में या जब से बिलावल भुट्टो जरदारी साहब लीड कर रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, जितनी संजीदा सियासत इश्यूज पे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की तरफ से की गई है, इतनी आज तक संजीदा सियासत। बारिश होती है तो पानी आता है। मेरी एक बात सुने, आप किसी एक बयान को तो ये इंसानी तसव्वुर से निकलता हुआ बयान है। मेरी एक बात सुने ना, चलें ठीक है, आप उसको इंटरप्ट ना करें। अच्छा, जितनी संजीदा सियासत और इनकी संजीदगी भी नजर आई कंटेनर से लेकर आज तक, जो उनके वज़रा के बयान और जो फौज जफर मौज इनकी है। अच्छा। कि जिस तरह के फयाजुल हसन चौहान साहब जैसे लोग इन्होंने रखे हुए हैं, मैं समझता हूँ उनका नाम भी लेना मैं समझता हूँ गवारा नहीं करता मैं। अच्छा। बाकी आपने बात की शेख रशीद साहब की, शेख रशीद साहब के लातादाद आप बयान उठा के देखें, वो कभी अपने आप को नजूमी जाहिर करते हैं, कभी देखें। बात यहाँ पे ये हो रही है, मंजूर वसान साहब से मेरी एक अर्ज, वो भी काफी ख्वाब देखते थे। आप आ जाए फॉरेन फंडिंग केस के ऊपर। अच्छा। 18 ऐसे अकाउंट्स हैं जिसका जवाब पीटीआई नहीं दे रही, जिसमें अरबों रुपया आया है। अच्छा। KS बाबर हमारा कोई बंदा तो नहीं है ना, इनका ही फाउंडर मेंबर है ना पार्टी का। अगर ये क्लियर थे, आज ये कहते हैं कि जी इलेक्शन कमीशन में हमने सब कुछ जमा कराया हुआ है, इनका वकील तारीख पे तारीख लेता रहा। अच्छा। डिलेइंग टैक्टिक्स करते रहिए, वहां पे एप्लीकेशन दीजिए। 18 अकाउंट्स हैं जिसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, बिल्कुल, जिसका कोई है ही नहीं है। और उसमें अनवर मजीद साहब के जो अकाउंट्स हैं उनका रिकॉर्ड है। मेरी बात पहले आपने उसकी बात की पार्टी के हवाले से, जो पार्टी फंडिंग, आप जवाब मुकम्मल कर लें, फिर सवाल आप शख्सियात पे ना है। अब दूसरी बात कर लें, फिर आप देख लें कि बनी गाला की आपने बात की कि इन्होंने जमीन रेगुलराइज कराई जी, ये करें तो जायज। अलीमा बाजी देखे ना, वो सिलाई मशीनें
और सारी कहानी अरबों रुपया कहाँ से आया, फिर टैक्स ना दहिंदा, और फिर उनको भी एक पैकेज दिया गया जिसमें उन्होंने वो पैसे जमा करा के क्लियर हो गई। इसी तरह इमरान खान साहब के लिए भी यही था। अच्छा, इनका असल में पैमाना दूसरा है, अपोजिशन के लिए अलग है और अपने लिए अलग है, अपने लिए सब हलाल है और ओपोजिशन के लिए तनकीद करने के लिए खड़े हो जाते हैं। लेकिन जरा आदिल भाई थोड़ा सा फरियाल तालपुर के हवाले से जो चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट के बयान है वो आपने देखा है? उन्होंने कहा है कि डाइन भी 7 घर छोड़ देती है। आप मेरी एक बात सुने, जनाबे वाला 90 करोड़ की करप्शन तो वहां भी हुई है ना। मैं समझता हूँ ये इंतहाई नामुनासिब बात है। अच्छा। और चीफ जस्टिस साहब सिंध कोई बयान नहीं दे सकते, वो किसी केस में उन्होंने एक रिमार्क्स दिए, लेकिन बहुत ही सख्त रिमार्क्स दिए। नहीं, मेरी बात सुने। अच्छा, आपने इस सिंध की बेटी को, खातून को आपने केसेस में रेफरेंस बना के पकड़ा हुआ, आप चीजें सामने भी लेके आए ना। अच्छा। कोई चीज प्रूव भी तो करे ना। अच्छा, हम तो कह रहे हैं कि अगर आपके पास कोई एविडेंस है उसको प्रूव करें। अच्छा, ऐसे फैब्रिकेटेड बेटी। अच्छा सुने, अब मेरी उस पे आ जाए, दुआ मंगी। जी जी, देखिए बात सईद गनी साहब कहते हैं कि हमारे पास हकायक है, हम सामने नहीं लाएंगे। मेरी बात सुने, वो इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर हैं, जिम्मेदार आदमी है। अच्छा, डेफिनेटली उनके पास कोई ना कोई हकायक होंगे और वो इसलिए शेयर नहीं कर रहे होंगे कि वो केस पे असरअंदाज हो सकते हैं। अच्छा, जाहिर है, वरना आपके साथ शेयर करते। ठीक है। दुआ मंगी वाला केस में समझता हूँ उसमें आज भी सईद गनी साहब ने बात की है, गफलत हुई है हमसे। अच्छा, मगर कोई एक का दुका केस आप उठा के, पूरी दुनिया में ऐसे केसेस होते हैं। अच्छा, इन सारी चीजों को देखते हुए मैं आपको सिंध गवर्नमेंट की जो बताऊं कारकर्दगी, कि अभी सिंध गवर्नमेंट ने 30 अरब रुपए की खतीर रकम की मंजूरी दी है, जो यहाँ पे क्लोज सर्किट कैमरास हम लगा रहे हैं। अच्छा। सेफ सिटी मंसूबे वाले। ठीक है। और जो हमारे पास जितने वसाइल हैं महदूद, उसमें रहते हुए हम कोशिश करते हैं कि बेहतर से बेहतरीन डिलीवर किया जाए। अच्छा, आप एक्शन किसी का स्पीक्स लाउडर देन द वर्ड्स, जब लग जाएंगे तब बात करेंगे। लगेंगे इंशाल्लाह, क्यों नहीं लगेंगे। चलें ठीक है। हुमायूं उस्मान साहब, ब्लेम गेम से निकलकर अगर बातें आगे की तरफ आ जाए तो अवाम सिर्फ एक ही बात पूछने पर मजबूर हैं हुक्मरानों से कि खुदा जाने तेरी उल्फत का तकाजा क्या है। क्या कहेंगे सर? हेलो जी, हुमायूं उस्मान साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? हेलो जी, हुमायूं उस्मान साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? हुमायूं भाई, मेरा सवाल यह है कि इस वक्त अवाम चाहे हुक्मरानी की तरफ देखें, चाहे वो शहरी सतह पर हो, सूबाई सतह पर हो या वफाकी सतह पर हो, उम्मीदें दम तोड़ती हुई जा रही हैं। समझ में नहीं आ रहा कि हुक्मरान चाहे किसी भी सतह पर काम कर रहे हो, चाहते क्या हैं। नहीं, मैं बीमा मुस्लिम समझता हूँ कि मायूसी तो कुफर है और मायूसी हमें कुफर की तरफ ले जाएगी। मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला की मदद आएगी इस कौम के साथ जो गरीब आदमी है। और जिस तरह दुआ मंगी की थोड़ी देर पहले बात हो रही थी, तो फिर सिंध के अंदर एक 2 साल की बच्ची को कारोकारी के इल्जाम में पत्थर मारकर मार दिया गया, जहाँ पर जुल्म इस हद तक पहुंच जाए। आपको मैंने हमेशा कहा है और बार बार ये कहता हूँ कि हज़रत अली का कौल है कि कुफर का निजाम चल सकता है, जुल्म का निजाम नहीं चल सकता। और फिर जहाँ तक मैच के रेफरेंसेस कोट किए जाए, मैं देखिए, मैं किसी के हक में नहीं हूँ और किसी के खिलाफ नहीं हूँ। 16 महीने उन लोगों को आपने 15 महीने अंदर रखा, आप कोई रिकवरी नहीं कर सके। फिर बीआरडी देखें, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो वजीर आला इस वक्त पीटीआई के वजीर आला हैं, उन्होंने एक टीम बनवाई और उस टीम ने इंक्वायरी रिपोर्ट दी कि परवेज खटक साहब के दौर में बीआरडी में बेज़ाब्तगियां हुई। इसमें बहुत सारी बेज़ाब्तगियां वो रिपोर्ट के अंदर उन्होंने शाया भी की और उसके बाद अचानक से वो रोक दी गई। अगर खान साहब देखें, खान साहब मदीने की रियासत की बात करते हैं, तो इनको सबसे पहले वो जो बीआरडी के खिलाफ रिपोर्ट परवेज खटक साहब के खिलाफ आई थी, उसको नैब को एज एग्जाम्पल भेजना चाहिए था कि देखिए, मैं पहले अपनी आस्तीनों के सांपों को साफ करूंगा। उससे तासुर आम आदमी तक ये जाता कि खान साहब ने जो मदीने की रियासत की बात की है उस पर पूरा उतर रहे हैं, लेकिन मदीने की बदकिस्मती से सिर्फ मदीने की रियासत का तस्करा किया जाता है। आपको पता है कि अल्लाह ताला खुली ये बात कर रहा है कि जो सूद है वो खुली मुझसे जंग है, लड़ाई है। तो आपने जब हुकूमत संभाली, उस वक्त बैंक इंटरेस्ट रेट 8% था, आज 13.25% है। आप यू टर्न पे यू टर्न ले रहे हैं, आप कह रहे हैं कि यू टर्न जायज है, बड़ा लीडर यू टर्न लेता है, लेकिन मेरे खलीफा राशिदीन हजरत उमर ये इरशाद फरमा रहे हैं कि जो हुक्मरान के कॉल और फेल में तजाद होगा वो मुनाफिक होगा, वो मुसलमानों का हुक्मरान हो ही नहीं सकता। तो बीइंग अ मुस्लिम मैं कलमा कहूँ ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। मेरे भाई जितने दोस्त यहाँ बैठे हैं ये कलमा को हैं
क्या मैं पहले मुसलमान हूँ या पहले पीटीआई का हूँ, या पहले मैं मुसलमान हूँ या पहले पीएफपी का हूँ, मैं पहले मुसलमान हूँ या पीपल्स पार्टी का हूँ। अगर बीइंग अ मुस्लिम मैं देखूं तो उनकी सारी बातें उनके खिलाफ जा रही हैं। वो रात में कोई बात करते हैं, दिन में कोई बात करते हैं, अगले दिन कोई बात करते हैं। अब वो उन्होंने नई लहर चला दी है। वो कहते हैं कि 60 साल की उम्र की जो मुद्दत है सरकारी मुलाजमीन की रिटायरमेंट की, हम उसको खत्म कर रहे हैं और उसकी किरदार को उसके मतलब उसके काम को देखा जाएगा, उस बुनियाद पर उसके ओहदे का फैसला किया जाएगा जिसको रखना है या जबरन रिटायर्ड कर देना। यानी जो ब्यूरोक्रेट जिस ओहदे पे बैठा होगा वो आपकी अमानत पर किसी के खिलाफ केस खोल देता है, किसी के खिलाफ जाली फाइल बना देता है, तो आप उसकी मुद्दत मुलाजमत उसको पूरी करने देंगे। अगर वो आपके वहां पर किसी के खिलाफ कोई इंक्वायरी और झूठा केस नहीं खोलता तो आप उससे कहेंगे वो रिटायरमेंट लेके घर चला जाए। तो ये एक अजीब सी फिजा इस वक्त पाकिस्तान के अंदर पैदा हो गई है। खुदा के वास्ते, खुदा के वास्ते, खुदा के वास्ते आम पाकिस्तानी का सोचें, आम शहरी का सोचें। जिसका आपने वादा किया था, आपने भैंसें बेची, आपने 2-2.5 लाख की भैंसें बेची उस प्राइम मिनिस्टर हाउस की। उसके बाद आपने कहा कि हम तब्दीली लेके आएंगे, फिर आपने वादे किए प्राइम मिनिस्टर हाउस को यूनिवर्सिटी बनाएंगे। खुदा के वास्ते फिर उसी प्रेसिडेंट जिस पीटीआई के प्रेसिडेंट साहब है, 30 लाख रुपए का तोतों का पिंजरा बनाते हैं प्रेसिडेंट हाउस के अंदर। खुदा के वास्ते अपने कॉलर फेल में जो तजात है उसको पकड़ें, इस कौम पर तरस खाएं, इस आवाम पर तरस खाएं। आज गरीब आदमी पानी ना मिलने की वजह से मर रहा है, गरीब आदमी अस्पताल में दवाई ना मिलने की वजह से मर रहा है। आपके सामने कुत्ते के काटने की वैक्सीनेशन नहीं है इस सिंध के अंदर। फिर आप देख लें कि इस वक्त जो डेंगू से मेरे शहर के अंदर लोग बेचारे मर गए। 5,000 रुपए का उसका पहला टेस्ट है, पहला प्ले टेस्ट लगाने के लिए 26,000 रुपए लगते हैं। मेरी कौम के पास, मेरे गरीब लोगों के पास नहीं है। यहाँ पर आप 18,000 रुपए मिनिमम तनख्वाह रख रहे हैं, उसमें सूखी रोटी पूरी नहीं होती। ये लंगर खाने खोल देने से, बादशाह वाले इंतजाम करने से कुछ नहीं होगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया। पाक सरजमीन पार्टी के रहनुमा हुमायूं उस्मान साहब हमसे बात कर रहे थे। इरफान साहब, एक बार फिर मैं आपकी तरफ आऊंगा। जनाबे वाला, आपने कर्जों की बात की कि माजी की हुकूमतों ने इतना कर्जा ले लिया है, इतना कर्जा ले लिया है। अभी आपके वजीर का एक बयान है कि हुकूमत ने 10 अरब से जायद डॉलर्स का कर्ज लिया जा चुका है। सर जी, कर्जा किस बुनियाद पे आप ले रहे हैं? क्योंकि आवाम को ही अदा करना है। आज मेरा होने वाला बच्चा भी जो है वो कर्ज के तले दब के पैदा होगा। क्या वजह है सर? कर्ज देखें, कर्ज जो लिया गया कुछ कर्ज उतारने के लिए अच्छा मामलात और कुछ मुल्क चलाने के लिए। जिस हालात में मुल्क छोड़ के चले गए थे जी जी, उसको चलाने के लिए पैसों की जरूरत होती है। अच्छा, तो उसमें कोशिश हमने की गई कि आईएमएफ के पास ना जाएं, हम अपने दोस्त ममालिक के पास गए, अच्छा, उनसे मदद मांगी, जिस तरह मतलब एक तरीका होता है। इसी तरह आईएमएफ से, और ये इंशाल्लाह आईएमएफ को भी आखिरी हमारा प्रोग्राम होगा। अच्छा, इसके बाद आईएमएफ के पास भी हम नहीं जाएंगे। सही। तो मामलात हम अंडर कंट्रोल आ चुके हैं। अच्छा, तमाम लोगों फिर भी आवाम को रिलीफ नहीं मिला। देखिए 16-15 महीने की गवर्नमेंट हुई है। अच्छा, इंशाल्लाह पाकिस्तान के इमरान खान, सूरज की किरण दिखा दें। एक मेरी बात सुने, इमरान खान की सियासत सिर्फ पाकिस्तान के लिए। अच्छा, 15 महीने हुए, इंशाल्लाह तमाम सेक्टर्स में तब्दीली आएगी। ठीक है, और हम इंशाल्लाह ये जो 5 साल हो रहे होंगे ना, बयानात है ना सर जी, इंतहाई बुरी खबरें दे रहे हैं वो, और इतना इत्मीनान के साथ फवाद चौधरी साहब कहते हैं देखिए हमारे कप्तान कहता है कि मतलब वजीरों को जान अल्लाह को देनी है लेकिन धोखा आवाम को देना है। कोई धोखा आवाम को नहीं दे रहे इमरान। देखिए जब तक हमारा कप्तान है ना जी जी, हमें ट्रस्ट है उसके ऊपर। और कप्तान कह रहे हैं मायूसी मत लाओ। अच्छा, इंशाल्लाह ताला मैं आपको कह रहा हूँ कि 3 साल गुजरेंगे तो हम एक नए पाकिस्तान में रह रहे होंगे। अच्छा, ये आपको पता चल जाएगा आस्ते आस्ते। और हम उस तरफ चल पड़े। गुर्बत भी खत्म होगी इंशाल्लाह, रोजगार भी आएगा इस मुल्क में। अच्छा, इस मुल्क में तरक्की भी आएगी, तब्दीली भी आएगी। कैसे आएगी? प्रोडक्शन यहाँ पे 8 बड़ी कंपनीज ने प्रोडक्शन बंद कर दी है। 3 शिफ्टों से 1 शिफ्टों पे काम आ गया है सर। बंद क्यों कर दी? देखें इंपोर्ट कबर का भट्टा ही दिखता है। नहीं भट्टा क्या, इंपोर्ट बंद की ना। अच्छा, इंडिया में इंपोर्ट बंद थी। अच्छा, वो अपनी कौन सी गाड़ी मारुति में घुमा करते थे जी। जब उनके चाइना में इंपोर्ट बंद थी, कितने अरसा इंपोर्ट बंद रही। सही। देखें जी भाई, इनकी तो लूट मार थी ना। अच्छा, हमारा एक्सपोर्टर एक चीज एक्सपोर्ट कर रहा था, फर्ज करें 1 करोड़ रुपए की। जी जी, तमाम ज्यादातर हमारे एक्सपोर्टर्स की क्या नेशनलिटी वहां की। ठीक है, वो 50 लाख यहाँ ले लेते थे। अच्छा, और कहते जी 50 लाख हमें वहां दे देना। अच्छा जी, 50 लाख जो यहाँ लेते थे उसका 70 लाख का इंपोर्ट शो कर देते थे। अच्छा, तो हमारा मुल्क तो नुकसान में ही जा रहा था। इंपोर्ट बंद हो गई हमारी, इंशाल्लाह ताला एक्सपोर्ट बढ़ना शुरू हो चुकी है, उसके अच्छे साइंस आ रहे हैं, अच्छे नतीजे आ रहे हैं। अच्छा, और आगे चल के आप ये देखेंगे आपको हर मामले में, हर सेक्टर में आपको चेंज नजर आएगा। अच्छा, और रही बात दूसरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, जी जी, एक वाहिद जमात है जो इसकी मुल्क की खैर ख्वाह है।
अच्छा, वाहिद जमात है, मुल्क की खैर ख्वाह है, पुराने चेहरों के साथ नया पाकिस्तान पुराने चेहरे जो आए अगर वो हमारे एजेंडे पे आए हैं, अच्छा, या कप्तान के एजेंडे पे आए हैं, तो इसमें क्या हर्ज है? इसमें कोई हर्ज नहीं है अगर वो पाकिस्तान की तरक्की में अगर शाना बशाना चलना चाह रहे हैं। सर जी, एजेंडा तो फिर हर हुकूमत में उसी एजेंडे पे आए हुए होते हैं। नहीं, आप देखें ना, जो पुरानी पॉलिसीज तो है ना सर, मौजूद है, अब भी हर चीज पे यू टर्न लिया गया। देखिए यू टर्न क्या है यार? यू टर्न तो कुछ नहीं। अगर मैं एक जगह पे जा रहा हूँ, आगे मुझे कोई गहराई या कुछ ऐसे खतरनाक चीज लगी, मैं अगर घूम जाता हूँ तो यू टर्न वाला, ये मतलब ये बॉल ये कोई यू टर्न तो ना हुआ ना, ये तो मैंने फायदे के लिए कुछ किया ना। अच्छा, मैं एक गलत जगह जा रहा था, वहां यू टर्न लेके मुझे समझ आई या किसी ने बताया कि भाई गलत है। अच्छा, तो वो इंसान इसमें कोई गलत कोई दोहराया नहीं होता। नहीं है। अदील फारूकी साहब, कंक्लूजन चाहूंगा आपकी तरफ, टाइम मेरे पास खत्म हो गया है। किस तरह से इन मसाइल का सद्देबाब मुमकिन है, जो सूबाई सतह पर हो, शहरी सतह पर हो या वफाकी सतह पर हो? मेरी नजर में पाकिस्तान के साथ या अपनी कौम के साथ कोई मुखलिस दिखाई नहीं देता। देखिए, इन मसाइल का वाहिद हल यही है कि हम तमाम जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनको बिल्कुल एक पेज पे होकर, जैसे कि हमारे को चेयरमैन और चेयरमैन साहब ने फ्लोर ऑफ द हाउस इनको ऑफर की थी कि हम जो इस मुल्क के मफाद की चीज़ें हैं, जो लेजिस्लेशन है, हम आपके साथ चलने के लिए तैयार हैं। अच्छा, मगर ये अनाड़ी, ये सिलेक्टेड लोग, इनको पता ही नहीं है कि मुल्क को चलाना कैसे है। ठीक है, जैसे भाई खबर दे रहे हैं ना कि सब अच्छा है। अच्छा, आप मुझे बताएं ना, इन्होंने अगर कोई मैशत बेहतर हुई है तो आम आदमी को उसका क्या फायदा हुआ है? मुझे आप बताएं ना, कोई एक प्रोजेक्ट मुझे बता दें जो उन्होंने लगाया और आम आदमी को उसके समरात मिल रहे हो। ठीक है, सिर्फ कागजों में जीडीपी इतनी हो गई। अखबार के अंदर रोज मसाइल आते हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर मैंने यूसुफ रजा गिलानी साहब का ये बयान देखा। उन्होंने कहा कि यार 1.5 साल के अंदर तो आप लोग मुझसे जो है वो तब्दीली मांग रहे हैं, मुझसे जो है वो खुशहाली मांग रहे हैं, 1.5 साल में मुमकिन नहीं है। तो जब तब मुमकिन नहीं थी तो अब कैसे? देखिए, यूसुफ रजा गिलानी साहब का बयान था ना, वो हकाइक थे। अच्छा, अब हकाइक नहीं है? सुन लेना, 90 दिन का किसने प्रोग्राम दिया था? अच्छा, 100 दिन की डेडलाइन किसने दी? थोड़ा बड़ा कर लेना सर, 15 महीने दे दिए। अच्छा, हम कितना दिल बड़ा करें जब ये खुदा ना खास देखे ना। मैं कहता हूँ कि पीटीआई ने इस मुल्क के अदारों को तबाह करके रख दिया है। अच्छा, इन्होंने वो पॉलिसीज नहीं बनाई है, इन्होंने कोई ऐसा काम ही नहीं किया महंगाई कम करने के लिए। देखे ना, ये पंजाब के अंदर इनकी गवर्नेंस का आप हाल देख लें। अच्छा, केपीके के अंदर एक मंसूबा बीआरटी इन्होंने अभी तक वो मुकम्मल नहीं कर सके कंप्लीट। अच्छा, कितनी करप्शन हुई है उसमें। जी। तो ये बाकी मुल्क कैसे चलाएंगे? इन्होंने जो अदारों का मजाक बनाया, जो पिछले पूरे इनका ट्रैक रिकॉर्ड देखे ना, पार्लियामेंट को चलाने में ये इंटरेस्टेड ही नहीं है। हुकूमत की जिम्मेदारी होती है कि अपोजिशन को साथ लेकर चलती है। ठीक है, एक पेज पर लेजिस्लेशन के हवाले से कोई पार्लियामेंट का किरदार ही उन्होंने खत्म कर दिया। एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर ये सदर साहब से जारी करवाते हैं और उस पे काम चला रहे हैं। ऐसे मुल्क नहीं चला। इस मुल्क के मसाइल का वाहिद हल है कि पीटीआई की गवर्नमेंट जल्द से जल्द जितनी। ठीक है, बहुत शुक्रिया। चोरों को दोबारा ले आए। नियाज़ी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मौजूद थे। हुमायूं उस्मान साहब ने टेलीफोन कॉल पर हमें ज्वाइन किया। आपका ताल्लुक पाक सर जमीन पार्टी से था। मामलात वहीं के वहीं हैं, और अगर ब्लेम गेम से चीजें निकलकर, फिर बोलूंगा, ब्लेम गेम से चीजें निकलकर अगर इंप्लीमेंट की तरफ आ जाएं तो शायद मामलात बेहतर हो सकते हैं। सिंध के मामलात भी उसी हद तक खराब हैं जितने विफाकी सतह पर हैं। विफाकी सतह पर 49 वुज़रा को महज इस बात की तनख्वाह दी जाती है कि जी माजी की हुकूमतों को बोले कि चोर है, डाकू है, लेकिन अगर चोर डाकू है तो साबित करना और पैसे रिकवर करना आपका काम है। इसी के साथ अपने मेजबान मोहम्मद अली को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।